अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त। पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया की तरफ हम देखें तो वहाँ पर एक आग लगी हुई है और कल मुस्तकबिल क्या होगा सारे मिडल ईस्ट का, उसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अदालती जंग, आइनी पैकेज का क्या करना है, 4 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में कैसे पहुँचना है, हमारे मेन टॉपिक्स उसी के ऊपर फंसे हुए हैं। और क्योंकि मेन हेडलाइंस ही वही हैं तो इसलिए प्रोग्राम भी हमारा उसी के ऊपर होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए हैं, तो प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे चलकर हम उनका एक इंटरव्यू भी है, इसी मिडल ईस्ट की सूरत दुनिया किस तरफ जा रही है उसके ऊपर उनसे सवालात हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा हम करेंगे जो इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत की प्रायोरिटी नंबर 1 लगती है, जो एजेंडा उनका टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो है आइनी पैकेज। क्या वो कर पाएंगे? इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार 63 है कि उस केस के ऊपर है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस बज़ाते खुद एक इस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो रिव्यू फ़ाइल किया गया है वो मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ बाद किया गया, जिसमें रिव्यू फ़ाइल करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो टाइम लैप्स हो चुका था, उसके बाद रिव्यू गया। क्या इस रिव्यू को अप होल्ड करेगा ये 5 रुकनी बेंच, या कहेगा कि नहीं मुद्दत पूरी होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से बेंच तश्कील दिया गया है, उस 3 रुकनी कमेटी के मुकम्मल ना होने के बावजूद बेंच तश्कील दिया गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बेंच के तरीक़ाकार के ऊपर सवाल उठा रही है और वकला बरादरी भी उठा रही है। बाज़ वकला ने उसके ऊपर नामुनासिब तरीका भी आज इख्तियार किया, लेकिन बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी मौजूद है। जो भी फ़ैसला हो वो आगे चल के खुश उसलूबी से हल की तरफ नहीं जाएगा। हाँ में फ़ैसला है तब भी तनाज़ा है, ना में फ़ैसला है तब भी तनाज़ा है। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, इधर पंजोथा साहब हैं PTI से, सेनेटर फैसल वोडा साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं, और मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फैसल वोडा साहब, अक्टूबर का महीना काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ैसला साज होने वाला है पाकिस्तान में। नवाज़ शरीफ साहब के मतलब खबर चल रही है कि पहले उन्होंने लंदन में जाना था फर्स्ट वीक इलाज के लिए, लेकिन अब वो डिले कर रहे हैं कि दोबारा हुकूमत ने कोशिश करनी है आइनी पैकेज के लिए। क्या हुकूमत ये आइनी पैकेज ले आएगी? 4 अक्टूबर को जब PTI डी चौक पे पहुंच पाएगी, उसके बाद क्या होगा? पकड़ दकड़ होगी, मारा मारी होगी, क्या सूरत बनती नज़र आती है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि मैंने आपके प्रोग्राम में आज से कोई 2-3 महीने पहले कहा था कि सितंबर और अक्टूबर बहुत गर्म महीना होगा, सर्द हवाएं होंगी इस्लामाबाद की, लेकिन महीना बहुत गर्म होगा। तो वो महकमा मौसमियात कहता है 8 और 9 अक्टूबर बहुत गर्म दिन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वाकई गर्म दिन होने वाले हैं। तो एक तो गरम सियासत चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, जो मैंने आपको पुराने शोज़ में जो अपनी प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस दिया है, मैं अभी भी उस पर काम हूँ कि मायूसी PTI को ही होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जिस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं और जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन पोजीशन वापस ले रहे हैं, तो आप उसका हासिल रसूख क्या है? मज़ीद ख़राबी। 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। 4 अक्टूबर भी वैसी गुजर जाएगी जैसे 5 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी। डी चौक में पहुंचेगी PTI? सर देखिए, ये तो आपको वक्त बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गंडापुर साहब डी चौक पे नज़र नहीं आ रहे। इस्लामाबाद पहुंचते हुए नजर आते हैं आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। बुरहान से पीछे रुकेंगे? देखिए, मैं तो शायद मजबूर हो जाऊँ, नईम साहब जैसे लोग जो इस पार्टी के अंदर मुखलिस शक्लें हैं, या चेयरमैन गौहर साहब हैं, और ऐसे दीगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मरवत भी है, और उसमें शोएब शाहीन भी है, और सलमान अकरम राजा भी है। ये सेंसिबल लोग हैं। इनकी सेंसिबिलिटी को अटैक पे जब लाएंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। और यही वो बचाते बचाते, मैं इस पार्टी से निकाल 2 साल से उनका क्या हाल हो रहा है, और मैंने उनको आपने यहाँ हमारे दफ्तर आते हुए कंटेनर्स गिन नहीं पाए होंगे, इतने कंटेनर्स हैं। मुझे बताएं 4 अक्टूबर को होगा क्या? ये कॉल इमरान खान की है, और ये सारों को हिदायत यह है कि आपने पहुंचना है, चाहे 2 दिन आपको 48 घंटे लग जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। SCO का इजलास भी होना है 15 तारीख को। बरतानवी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। दुनिया के हालात ये हैं कि नेक्स्ट डोर जंग आई हुई है आपके ईरान के ऊपर। तो आप ये बताएं कि इसमें 4 अक्टूबर को होगा क्या पाकिस्तान? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो डेट्स चुनी गई हैं जिसमें पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान ना तो नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का, पाकिस्तानियों का है। ठीक है, हम सब अपनी पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे हैं। सर ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। 2 साल से जो कुछ हो रहा था ना, ये अब नेक्स्ट लेवल उस पर जाएगा। टर्निंग पॉइंट का फिर हमें रिजल्ट भी पता है, और मैं तो उस पर बड़ा क्लियर हूँ। हम सियासतदान बड़े बेमुरवत बेरहम लोग होते हैं। हम इस चीज़ का एडवांटेज लेके सारे पीछे हट जाते हैं और लड़वा देते हैं। 9 मई का फैसला नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कोर्ट को असूल के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी को पसंद है या ना। तो असूल के लिए कोई शुरुआत तो करेंगे। पंजोथा साहब, 4 तारीख 4 तारीख इंशाल्लाह ताला जी कप्तान इमरान खान साहब ने पुकारा है, और इंशाल्लाह पूरी कौम जो है
वो डी चौक पहुँचेगी, अली अमीन भी डी चौक पहुँचेंगे। नंबर 1 बात का जवाब। नंबर 2 बात, अभी उनका वीडियो मैसेज आया बड़ी कन्विक्शन के साथ, उन्होंने कहा सारे आए वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा जैसे संगजानी है, लाहौर पहुँचे, यहाँ पहुँचेंगे, सवाबी है, हर जगह है, इंशाअल्लाह ताला आप पहुँचेंगे। मुझे लगता है संगजानी के लिए काफ़ी बड़ी सी खुली सी जगह आप लोगों के लिए तैयार रखें, कल पकड़ पकड़ के आपको वहीं लेकर जाएंगे, डी चौक में नहीं आने देंगे आपको। देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो सिलसिला है ना, वो तो सिलसिला जब से गवर्नमेंट खान साहब की एक गैरानी तरीके से हटाई गई उस टाइम से शुरू है। अब डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे ये मैं और आपको वो बता रहा हूं। सिलसिला आज भी हमने देखा, मियांवाली में देखा, हमने देखा फैसलाबाद में देखा, हमने भावलपुर में देखा, कंटेनर भी लगाया गया, लोगों के घरों में छापे भी मारे गए, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लोगों के ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, और पूरा दिन शेलिंग भी जारी रही, लाठी चार्ज भी जारी रहा। लेकिन डी चौक यहाँ पर मसला क्या है, डी चौक को आपको किसी ने नहीं आने देना, तो लोगों को क्यों लाठियां डलवाएंगे, वहां बुलवाएं जहां लोगों को आने दें। देखिए गुजारिश ये है कि हमने बड़ा ही एक हमेशा मैसेज दिया, पुरअमन होने का मैसेज दिया, और आपने देखा कि हमारे जितने जलसे हुए किसी में एक गमला नहीं टूटा, हमारे ऊपर शेलिंग हुई, कंटेनर लगाए, सारा कुछ किया, गिरफ्तारियां भी की, लेकिन हमने पुरअमन का मैसेज दिया। हम अब भी पुरअमन एहतजाज की बात करें, हमने इस्लामाबाद के अंदर भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, शेल किसने बरसाए हमारी तरफ से, आपने कहीं देखा कि कहीं गोली चली हो? डी चौक पे आना मना था आपको? इधर नहीं, देखें डी चौक पर क्यों मना है? क्या आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है? हम अपना आईनी हक रखते हैं जो आइन का आर्टिकल 16 हमें देता है। आपने आने का इरादा किया हुआ है कि आप कोशिश करेंगे, आने नहीं आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका इरादा यह है कि आप कोशिश करेंगे। देखें जब आपकी नीयत हो ना तो मंजिल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मिलती है। इंशाअल्लाह मंजिल जो है उस तक पहुंचेंगे। ये डी चौक नहीं, ये मंजिल तो आगे है, और इंशाअल्लाह उस मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज भी वकला आए, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से वकला आए, और उनके लिए भी कंटेनर लगा दिए गए कि आप क्यों बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहे हैं, आजाद अदलिया की क्यों बात कर रहे हैं। फैसल वोडा साहब ये आपको ये कॉफ़ी आपको फिर कल पहुंचाएंगे संगजानी इस्लामाबाद, डी चौक में तो नहीं आप पहुंचेंगे। देखें कॉफ़ी जो है वो हमें संगजानी पहुंचे या किसी और जगह पर पहुंचे, किसी खुफिया मकाम पर पहुंचे, तो हम अपने घर से इरादा लेकर निकलते हैं, हर रोज़ निकलते हैं कि आज हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए, डंडे भी हुए, रांझा साहब उससे फिक्र नहीं है हमें। दुनिया सारी में एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज हो तो उसकी राह में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत का कमाल यह है कि आप उससे पहले ही कंटेनर लगा लगा के ना, हम यहाँ जो रहते हैं लोग उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल में डाल देते हैं। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त बड़ा तंग है आपसे, पता नहीं पीटीआई वालों ने 4 को कुछ बंदे इकट्ठे कर पाने हैं कि नहीं, लेकिन आपने कंटेनर बंदों से ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं इस वक्त। ये कौन सा तरीका सियासत है सर? देखिए पहली तो बात यह है नदीम साहब, हमारी ये कोशिश रहती है हमेशा से कि दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये रेड जोन है, और इसके आसपास बहुत ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो अवलीन तरजीह रही है। ये नहीं कि वो सिक्योरिटी सिर्फ वहाँ पे हुकूमती अराकीन है, वहाँ पे बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से हमारे सफारत खाने, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, उनकी इंस्टॉलेशन हैं, रिहाइशें हैं, तो इनकी सिक्योरिटी जो है आपको पता है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको सिक्योर करना है। रांझा साहब ये तो बातें आप ऐसे कर रहे हैं कि नून लीग ने तो कभी शाहराह दस्तूर पे कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं है। अभी बंदयाल साहब के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी और आपके जो साथी वहाँ आए हुए थे गालियाँ निकाल रहे थे, इसी शाहराह दस्तूर पे खड़े होकर नारे लगा रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग वाला वाक़या नहीं बता रहा मैं, बंदयाल साहब के अभी बता रहा हूँ। देखिए जमहूरी एक जमात है जो 9 मई करती है, उसका वर्कर, उसका टेम्परामेंट जो है वो आपको बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि वो क्या इन्होंने एक किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करके, छोटे मासूम बच्चों को, और ये किस तरीके से 9 मई करवाया, और कितने लोग अब अदालतों में सिर्फ इनकी क़यादत की लापरवाही की वजह से, और जो इंतशार लोगों के ज़हनों में भरा, आज वो सज़ाएँ और जेलें भुगत रहे हैं। ये कंटेनर तो मैं समझता हूँ इनको फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा इन कंटेनर्स का, कि फिर कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा कि ये जाके कहीं पे ये आग इनके जो वर्कर्स हैं आग जलाओ और पथराव का काम शुरू कर दें, पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दें हसास इमारतों पे। ये तो इनकी बेहतरी है, क्योंकि ये तो अपना वर्कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही अपने जज्बात कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका तो मिसाल पूरे पाकिस्तानी कौम के आगे मौजूद है। टकराव वाला रास्ता है, ये टकराव वाला रास्ता है, आज नहीं तो कल किसी वक्त भी वो नाखुशगवार वाक़या हो जाना है, जिसका बहुत अरसे से सबको खौफ है कि वो हो ना जाए कुछ ऐसा इवेंट जो सियासत का रुख ही ना पाकिस्तान में बदले। मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी के साथ भागे जा रहे हैं उसी तरफ, सिर्फ आप नहीं पीटीआई वाले भी। देखिए मैं नदीम साहब, हम 2018 में मैंडेट चोरी करके ये आए, और इन्होंने जिस तरह से हुकूमत बनाई, हम भी अपोजिशन में थे, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत बड़े। शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक मईशत की तकरीर की,
और उसके बाद कोई ऐसी हरकत हमारे किसी कारकुन ने नहीं की। हमारे जलसे रात के 3-3 बजे तक सरगोदा में जलसा हुआ, 3 बजे रात के मरीम नवाज साहिबा जब आई थी, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, एक थाने को आग नहीं लगी, किसी पुलिस की गाड़ी को जलाया नहीं गया, किसी भी फ़ौजी इंस्टॉलेशन या फ़ौजी अफसरान के तो महकमे या उनकी इमारतें तो दूर की बात है, एक हस्पताल, एक स्कूल, कहीं कोई सरकारी अमलाक, कोई बिल्डिंग बोर्ड हाथ तक नहीं लगाया। फ़र्क होता है सियासी जमातों में। ये सारा जो है इनकी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने वर्कर को लेके आना है, अपने वर्कर को काबू करना है। रियासत अपना ने सिक्योरिटी का काम करना है। अगर सिक्योरिटी ब्रीच करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून इनके ख़िलाफ़ अमल में आएगा। ये तो नदीम साहब को पता है। वाडा साहब से पूछते हैं। वाडा साहब, ये जो कानून हरकत में आने वाली, रांझा साहब ने तो बड़े हल्का सा एक जुमला बोला है ना, ये कानून ही मुझे लगता है कि हरकत में कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। आपको नहीं लगता ऐसे मामला को डंडा सख्त होने वाला है? देखिए नदीम मलिक साहब, अब मेरे ख्याल से इतनी तंबी करने के बाद आप, मैं, दुनिया के सारे टीवी चैनल्स इनको समझा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अगर चढ़ाई करके फतह करना है तो फिर ये भी इस बार आजमा लें। फिर फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है ये वक्त बताएगा। नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ये नहीं पता मुझे इनमें से कौन जीते हारेगा, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, मेरी बात सुने, आप ये जंगल का कानून तो है नहीं ना। इस वक्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त कोर्टों की है। कोर्ट्स को इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि ये जो तासुर है, एक तो इस तासुर को ख़त्म करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पाबंद करें। एक सूबे का सीएम फेडरेशन से कटने की बात कर देता है, कहता है मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूँगा। भाई तू क्या है? उस मुल्क का कायदे आज़म है? क्या है तू? कौन है तू? भाई तू सीएम है, भाई तू एक सूबे का सीएम है। उस हद तक जो तुम्हें सीएम कवरशिप दी हुई है, तुम उसके अंदर रहते हुए जो करना है, जो आज कर रहे हो, तुम उसका काला कर रहे हो, सफ़ेद तो मानी है। आप KPK में जाके पूछे क्या हो रहा है, करप्शन किस जगह पे पहुंची हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन सब करते थे, ये भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, चले इसको छोड़ दें। दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट एनी मोर फॉर मी। कोई सभी ऐसे ही हैं, कोई 100 रुपये ही करता है, कोई 200 ही करता है, कोई 500 ही करता है। PTI का मुस्तकबिल क्या है? आपने 63A का फैसला लगाया हुआ है, मुझे लगता है कि आधी PTI के लोगों को आपने वोट डलवा के वैसे ही नाहल करवा देना। सर मेरी बात, ये पक्की है बात, वैसे तादाद ही पूरी नहीं होती, इनके 15-20 बंदे वोट डालेंगे और वो नाहल होंगे। मलिक साहब देखिए मेरी बात सुने, लोटा जो है ना, लोटा आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते, कोई दुनिया का आदमी नहीं चलता, कोई दुनिया उसको आप PDM एटलीस्ट उसके बगैर नहीं चल पा रही, इसलिए बड़ी तेजी के साथ लोटा ढूंढ रही है। लोटा तो जरूरी है ना, और लोटे के बगैर पूरी दुनिया में आप उसको मुस्लिम शावर का नाम दे दें, आप उसको टैप का नाम दे दें, आप उसको ऑटोमेटिक टैप का नाम दे दें। PTI के लोग जिनको आप इस लोटे से और मुस्लिम शावर से तशबीह दे रहे हैं, कल जब वो PDM के लिए वोट डालेंगे तो पता नहीं अपने हल्कों में कैसे वापस जाएंगे। आपको आप उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं तो 15-20 वोट चाहिए PDM वालों को वो आईनी तरमीम पास पाने के लिए, इनके बंदे लोटे बनाने हैं। सर देखिए, मैंने तो जनरलाइज लोटे की बात की, आपने उसको फिट कर दिया, तो ये आपका कमाल है। मैं आपसे सर ये काम करने के लिए बेकरार है हुकूमत, तो दुआएं मांग रहे हैं हाथ उठा के 63A का केस निकल जाए। दुआ मांगे, हुकूमत भी दुआ मांगे, ये भी दुआ मांगे, दोनों को दुआओं की जरूरत है। ये इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। वैसे ये तो जो कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है नासमझी में करे जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे मुल्क का क्या है। गवर्नमेंट को भी अपनी चीजों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अपने पैरों पे खड़े हो, बोलो हमारा। मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूँ इनको अरेस्ट करना है कोर्ट लॉ की आपने कहा ये वायलेट करेंगे, वो करे, खड़े होके कहे हम करेंगे। फिर ये ना गए हमें तो पता ही नहीं था, पुलिस नीचे से निकल गई, हमें तो पता नहीं था, अंदर चले गए, हमें तो नहीं पता था, अरेस्ट हो गए। मैं मोहसिन को भी ये कहूंगा, खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, ठीक है? अगर अरेस्ट करना है बोलो, दंगे की चोर पे हम कर रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं कहने के लिए कि जो आदमी अच्छा है, गौहर साहब अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, शेर शाहीन अच्छा है, सलमान अकरम अच्छा है, बुरा कौन? जफर साहब अच्छे। बुरे के अंदर अब आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बुरे के अंदर अब बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। एक पुरानी PTI, एक बहन साहिबा की PTI, एक बेगम साहिबा की PTI, एक वकीलों की PTI, एक नई PTI, एक पुरानी PTI, एक हॉक्स की PTI। तो ये तो PTI तो अब धड़ों के अंदर है, ठीक है? अब और एक खान साहब की PTI, ठीक है, जो हॉकिश है। अब खान साहब को ये कहना चाहिए कि जो बयानात दिए हैं गंडापुर ने, मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये लीडर का काम है इन्वायरमेंट देके टेम्परेचर नीचे है। वो कह रहे हैं मैं इंडोर्स कर रहा हूं, तो फिर आप उधर ही जा रहे हैं जहां 2 साल पहले गए थे। आप मंजोता साहब, आप उनके अली मीन के बयानात की सताइश करते हैं, मुजम्मत करते हैं, खुद को डिस्टेंस करते हैं, या क्या करते हैं?
तुम एक गोली मारोगे मैं 10 गोली मारूंगा। देखें, जब आप किसी घर में दाखिल हो रहे हो, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, तो ऐसे सारे माहौल के अंदर कितना कोई बर्दाश्त करे। लेकिन ये कहना कि तुम एक गोली मारोगे, और चीफ मिनिस्टर का कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं, देखें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर। देखें सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन जो है वो उनको आवाम की तायद हासिल है, तायद के साथ ये बंदा कहता है कि तुम एक गोली आवाम की नुमाइंदगी है। मारोगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मरियम साहबा जो अपना वार्ड भी हारी हुई हैं, उनको बिठाया गया है और वो अपनी रियासती सारा जितना उनके पास मशीनरी है वो सारी इस्तेमाल करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन मुसलसल करती हैं, कर रही हैं, आज भी जारी हैं, रात भी रहेंगे, कल भी होंगे और ये जारी रहेंगे। चेयरमैन हमारे अंदर हैं, ये सारे अलीमीन के बयान से खुद को डिस्टेंस करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं तो नहीं बिल्कुल करता। मैं क्यों करते हैं उसको? मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ अली अमीन भाई, क्योंकि उन्होंने जो बात की उन्होंने वार्निंग दी है कि बस कर दिए जाए, अपने लोगों पर जुल्म ना करें। नहीं तो गोली आपका हमारे साथ सियासी मामला है, ठीक है, आप इदारों को यरगमाल बना रहे हैं, पुलिस को बना रहे हैं, नैब को बना रहे हैं, तमाम इदारों को आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल FIR ही अगर कोई उठा ली जाए, मुझसे उन्होंने कहा कि आपने 20 बंदों को लिटा दिए, यानी पुलिस वाले। अब मैंने ना कोई लिटाया है, आप अपने इदारे की तजलील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए। इसी तरह से बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जिसमें इदारों को तजलील किया गया। दूसरी ये चीज़ है, नहीं थोड़ा सा मुझे करने देने, इन्होंने बहुत लंबा किया। दूसरी बात ये है, इन्होंने बात की कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो लंबा देख रहे हैं और इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। वार्निंग दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे वो आपको क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने कहा कि अली अमीन कौन है। अली अमीन वो हैं जो अवामी मैंडेट रखते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं करता, तो इनके बारे में ये कहूँगा कि ये आज़ाद हैं, तो ये इनको डेफिनेटली छुट्टी हासिल है हर तरफ से। अगली बात, नहीं भाई, क्या मुझे और आपको, आप वकील हैं, आपको इजाजत गोली मारने की, अगली बात नहीं, आपने कहा ना कि अफगानिस्तान के साथ क्यों बात करें, वो सूबे की खातिर नहीं कर सकता बात भाई, क्योंकि जब वफाक जो है वो बिल्कुल फार्म 47 की हुकूमत हो और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो और वहां पर ऑपरेशन जो है वो एक ऑपरेशन के नाम के ऊपर अपने लोगों पर डालना हो, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में वफाक के बगैर नहीं बात। बिलावल से पूछें कितने विजिट किए उसने अफगानिस्तान के, उधर फॉरेन ऑफिस का बंदा भी बैठा हुआ था। पूछें कितने विजिट बिलावल ने अफगानिस्तान के कितने विजिट मिले काउंसिल से, तो वहां फॉरेन ऑफिस का बंदा बैठा, क्या बातें कर रहे हैं? बिलावल फॉरेन ऑफिस का बंदा बैठा है, फिर तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो नोट टेकिंग शो कर रहे हैं ना कि हम तो उनके बगैर गए हैं और हम अलग एक बात करेगा, सूबा बात करेगा। नहीं, सूबा इसलिए बात करेगा क्योंकि देखें आवाम का मसला है। जब वफाक जो है, अगर आप उसका जो है चैप्टर 4 पढ़ लें तो उसके अंदर आपको लिखा होगा कि किसी जगह पर भी कोई उस चैप्टर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि एक मुल्क है दूसरे मुल्क के साथ कोई इस तरह की बातचीत करेगा, बल्कि वहां फॉरेन पॉलिसी मामला है, आप वफाक की मर्जी। मैं वही गुजारिश कर, वफाक जो है वो बिलावल जाए ना, बिलावल क्यों नहीं जा रहा? वो तो पानी आता है, पानी जाती है, उस चक्कर में हारा फॉरेन। देखें बिलावल था, जाएंगे ना, बिलावल था तो वो गया, अब वाला फॉरेन मिनिस्टर गया, क्यों नहीं गया? कहाँ जाए? जाकर बात करनी होती है ना, जहां से आप बात कर रहे होते हैं कि हम उधर सर आप कह लें उधर से हमें फूट आएंगे, आप अफगानिस्तान से बात करें, जिधर से आपको मामलात हैं आप उधर बात सर। आपका कौमी तराना हो रहा था, वो वहां बैठे रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ मेरी गुजारिश सुन लें, कौमी तराना हर बंदे के अपना मजहब है, उसके मुताबिक नहीं किसी के कोई जस्टिफिकेशन काबिल कबूल नहीं है। जो आपके तराने का एहतराम नहीं करेगा, जो आपके झंडे का एहतराम नहीं करेगा, आप उसकी जस्टिफिकेशन वो अपना खुद जवाब देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आपके अगर झंडे और तराने का कुछ शख्स एहतराम नहीं करे और आप उसकी जस्टिफिकेशन दें, मैं अपने प्रोग्राम में आपकी ये बात बिलावल क्यों नहीं गया, आप इसको नहीं कर रहे कि फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गया, बल्कि आप कह रहे हैं कि अली अमीन। इनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि KPK में जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो पंजाब में रहते हैं वो भी पाकिस्तानी, सिंध बलूचिस्तान जहाँ जहाँ रहते हैं सब पाकिस्तानी है। ये क्या कोई उनको गोली नहीं मार रहा, ना कोई मार सकता है, ना किसी की जरूरत है, ना किसी का बाप गोली चला सकता है रिप्लाई में, कि गोली चलनी नहीं, आप अपने लोगों पर गोली चलाएंगे। अगर आज पख्तून वहाँ आके बैठेगा तो मेरा का दुश्मन हो, मेरा भाई होगा, वहाँ पंजाबी आके बैठेगा वो भी मेरा भाई होगा, वहाँ सिंधी आके बैठेगा वो भी मेरा भाई होगा। हमारी सियासी मुखालफत है। आप गेम खेल रहे हैं कि आप लैंग्वेज के ऊपर, जबान के ऊपर तसादुम क्रिएट कर रहे हैं, आपको किसी का बाप इजाजत नहीं देता, करके दिखाएं फिर आप आगे का कोई वे फॉरवर्ड अगर देखें तो कहीं पे रोशनी की किरण नजर आती है। आज नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बातें की, मैं इंतजार करता रहा कि कहीं जाकर आईनी पैकेज का भी जिक्र करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा जो तलखी है ना वो आपके आईनी पैकेज ने पैदा कर दी हुई है, तो कहीं जाके जिक्र कर देंगे। नवाज शरीफ सारी बातें करके चुपके से निकल गए, आईनी पैकेज का तज़किरा नहीं किया। देखिए आईनी पैकेज वाली बात जहाँ तक है उसके बीच में बड़ी वाज़ेह बात है
कि आईनी पैकेज पे तो शायद मिसाक जमहूरियत का एक आधा ड्राफ्ट ऐसा है जिसमें ये आईनी पैकेज से मुतल्लिका मामलात हैं जिसमें इमरान खान के भी दस्तखत हैं। और ये चीज़ें सारी की सारी जो आईनी पैकेज से मुतल्लिका चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है उसके बीच में आपको पता है कि जो डिले है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं है, बल्कि नीचे बैकलॉग जो है उसका लोअर कोर्ट से शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं इसकी हमेशा से बात हुई है, तमाम ममालिक में भी हैं। यहाँ पे ये मसला नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि वो एक मखसूस जो मकतबा फ़िक्र है जो हमेशा से एक ही चीज़ चाहता रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस और यूज़ करके, और वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फिर वही अदालती फ़ैसले गुड टू सी यू की तरह के जो फ़ैसले हैं, अगर वो वाले फ़ैसले जो हैं वो मिले तो फिर ना शरआए दस्तूर बंद होती है। यहाँ पे एक बंदा अपनी बेटे से तनख्वाह लेने के नाअहल होने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ कभी यही वकला और ये नहीं गैर आइनी फ़ैसला था उस पर बात नहीं होती। जहाँ पर अपनी सियासत को कोई फैसला फायदा देता है। जवाब दूंगा अभी से, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रांझा साहब, आप अपना पहले जवाब पूरा कर लें। आईनी पैकेज के ऊपर नवाज शरीफ को अपनी राय देनी चाहिए थी। देखिए, मैं राय भी वो देंगे, लेकिन जाहिर है अभी जो टीम लीड कर रही है हमारी पार्टी में और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो यकीनी तौर पे अभी पीडीएम में भी या हमारे जितने भी अलायंस भी हैं वो सारे ही बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी एक मखसूस वक्त पे इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे जब वक्त आएगा। अभी तो चीज़ें पाइपलाइन के बीच में, और जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है वो सारे मामले को देख रही है, तो जब वक्त होगा तो नवाज शरीफ साहब ज़रूरी बात करेंगे। एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जो आज काजी फायज़ साहब की अदालत में जो सिलसिला हुआ है और एक वकील साहब ने, मैं बतौर वकील ही इस चीज़ को बड़ा इंतहाई एहतराम से सारी बार काउंसिल और सबसे ये मेरा ये बात भी जाएगी कि हमने अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का या पाकिस्तान की बाकी अदालतों को हमने वही काम शुरू कर दिया जिस तरह के सेशन जजेस की अदालतों को ताले लगा दी जाते हैं, कभी कभी कोई मसला ख़राब हो जाए, कोई गलतफहमी पैदा हो, अदालती अदाब के मुनाफी हरकतें नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे काजी साहब से जितना भी खिलाफ। एक मिनट का मैं जवाब ले लूँ फैसल बॉडा साहब से, फिर मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक उनका इंटरव्यू चलाना है। फैसल बॉडा साहब, आईनी पैकेज के ऊपर भी राय दे दें, फिर जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू दिखाएंगे आप। क्या राय दूँ सर, आप क्या सुनना चाहते हैं? कि पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा रहता हूँ सर, मैं बदलता दर्जा नहीं हूँ। मिसफायर होता है, एक्सीडेंट होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। आईनी पैकेज का क्या होने वाला है? बस होने वाला है। 3 महीने पहले वो क्या कहा था? पास हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा सर, वो अब कल हो जाए, परसों हो जाए, 3 हफ्ते बाद। मैं तो 3 महीने पहले आपको बता चुका हूँ। 26 अक्टूबर से पहले करना है, ये 3 हफ्ते तो सर ये नॉन इशूज़ है। इशू ये होना चाहिए सर कि अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम और पार्लियामेंटेरियंस एक जगह पर हैं, पाकिस्तान को बचाएं। इस झगड़े का नुकसान पाकिस्तान को बहुत बुरा होना। अल्लाह पाक इस पार्लिमान सारी को हिदायत दे और इस ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर गौर करें। मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, अब ईरान के क्या खतरात दरपेश है। हमारे पास पाकिस्तान फौज खड़ी है, हमें उस खतरे की फिक्र होनी चाहिए। आप सबको होश के नाखून लेने चाहिए, सबको, मेरे समेत। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान रूफ मजबूरी स्कॉलर हैं। हमने मंडे को पाकिस्तान आए थे तो मंडे को ही उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन कल हमने फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू था तो उसको होल्ड बैक किया। आज आपको दिखा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनके मोहसिन और मोहसिन अब्बासी हैं वो भी, और हिशाम ज़हीर इलाही हैं वो भी, बड़ी एक्टिवली उनकी वो एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान कर रहे हैं। हमारा जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा इसी सिचुएशन से रिलेट करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू दिखाते हैं आपको, दिखाएगा। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है, समझना भी चाहता हूँ उस मामले में, और आपसे भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें, कि उसको अंडरस्टैंड करने में फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम थोड़ा आसान हो जाए। एंड ऑफ टाइम, अब दुनिया के हालात देखें, अमेरिका उसके अंदर तबाही है, यूरोप देखें तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मिडल ईस्ट देखें तो पहले फ़लस्तीन या गज़ा की सूरत हाल थी, अब बैरूत में देखें तो वहाँ सूरत हाल है, साउथ एशिया में आ जाएँ तो कहीं सैलाब से तबाही है, कहीं वायरस ने तबाही मचाई हुई है। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये आपका सवाल है कि आर वी एंडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम, और इस्लामी नुक्ते नज़रिए से कई हदीसें हैं और उसको कहते हैं
द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और क्या कहते हैं आखिरत के अलामत, द साइंस। और इस साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि माइनर साइंस एंड मेजर साइंस। जो साइंस जो माइनर है और जो मेजर है। एज फार एज द माइनर साइंस आर कंसर्न, कुरान और हदीस की रोशनी में कई है, तो कुछ स्कॉलर्स ने उससे कंबाइन किया, कुछ डिवाइड किया है। मैं इसके ऊपर मेरे फेसबुक पे कहा, मैंने मेंशन किया 87 माइनर साइंस। कुछ कहते हैं 60, कुछ कहते हैं 100, लेकिन इसमें सेम है। कुछ लोग को दो कंबाइन करके एक हो जाते, कुछ को एक साइंस जिसमें 3 पार्ट है उसको 3 में डिवाइड करते। तो फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कई माइनर साइंस है। तो मैंने मेरे फेसबुक पे उसके माइनर साइंस को 87 मैंने कराया, और ऑल दीज आर मेंशन इन सही हदीस एंड कुरान। कुछ जो ज़ईफ़ हदीस के तो निकाला। तो इसके अंदर से अक्सर साइंस में से कुछ से 60% से ज़्यादा आ चुके हो, और 2/3 ऑफ द साइंस हैव ऑलरेडी कम। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस है अल्लाह के रसूल, जो मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश। दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ द एंड ऑफ साइंस, क्योंकि आखिरी नबी है तो वो भी एक साइन है, और कई साइन है। और जो मेजर साइंस है उसमें 10 है, और वो सीक्वेंस में आएंगे, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। 10 साइन। और वो 10 कौन कौन से? वो पहले माइनर साइन में से कई है, उसमें से एंड ऑफ द माइनर साइन में मेहदी अस्सलाम में मेजर साइन में नहीं आते। और जो मेजर साइन है उसके अंदर कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम है। बाद में उसके अंदर लाइन स्लाइड, 3 लाइन स्लाइड थे, वन आफ्टर द अदर। और फिर उसके अंदर ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम कमिंग ऑफ गॉग एंड मैगॉग, यजूज और माजूज, उनका ना ऑर्डर से नहीं कह रहा हूँ मैं, जब आप जैसे तो यजूज और माजूज का आना। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम विल किल द दज्जाल, कमिंग ऑफ दज्जाल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम है, दज्जाल है, याजूज माजूज है, 3 लाइन साइड थे, वो 3 हो गए। और फिर द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, then there'll be a sweet wind that will kill all the others. No, sorry, वो पहले, उसके पहले। And then this is just before the end of the world, is the sun will rise from the west. तो इस तरीके से 10 अलामत है। तो लेकिन माइनर साइंस तो आपने कहा 2/3 तकरीबन 2/3 से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, 2/3 से ज़्यादा। तो अभी मेजर साइंस की तरफ हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब माइनर साइंस कंप्लीट हो जाएंगे 100% कंप्लीट है। मेहदी सलाम एंड में, तो मेहदी सलाम इज टुवर्ड्स एंड ऑफ द माइनर साइंस। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ अभी कुछ कहना बहुत कबल इस वक्त है जी। हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब नहीं, अभी तक तो वो तो कई लोग ने कहा कि वही सलाम है, लेकिन वो सब गलत है। तो लेकिन ये जो दुनिया के हालात हैं, ये किस तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं? आप फ़लस्तीन या जो इस वक्त लेबनान की सूरत हाल है उसको देख लें, इवन साउथ एशिया में आ जाए तो जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये हमारी क्या निशानदेही करता है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये जितने अल्लाह के रसूल एक फरमाते हदीस के अंदर, एक वक्त आएगा जो सब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते हैं कि उस वक्त का मुसलमान कम होंगे तादाद में? तो अल्लाह के रसूल देने मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, छाक की तरह, दिल बी लाइक फ्रॉथ, बट दे विल लव द दुनिया एंड द वर्ल्ड मोर एंड विल फियर डेथ। यानी वो माल और दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे, कहान जो कहते हैं। तो ये हाल है मुसलमान का। आज मुसलमान तादाद में मोर देन 25% है, और फॉलोइंग में तो नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। देयर इज नो रिलीजन फॉलोड एज मच एज बाय द मुस्लिम्स। क्रिश्चियन इन तादाद कहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव जीसस, इन जीसस एंड ऑल। सो तादाद में मुसलमान ज़्यादा है। माल के अंदर तो मुसलमान आर रिच, वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड, बट येट वी फील, आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे हम, बिकॉज देयर इज नो यूनिटी अमंग द मुस्लिम उम्मा। अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर लेकिन मैं फ़लस्तीन में देखूँ अगर डॉक्टर साहब, तो फ़लस्तीन में मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहा है, शहादत दे रहा है, तो वो मौत का खौफ तो उसे नहीं है। वो जो टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है। बेरूत के अंदर जो कुछ हमने देखा है वहाँ मौत का खौफ नहीं है। कश्मीर के अंदर वो जो बच्चा खड़ा होता है उसको खौफ नहीं है। तो लेकिन वहाँ अमन नहीं है। अमन क्यों नहीं? अमन उनके दिल में है। एक होता है एक्सटर्नल अमन, एक होता है इंटरनल अमन। आई फील इंटरनल अमन दे मोर देन अस। इंटरनल अमन मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरख्वास्त करते आप 10 बेटे दो,
वो भी आपके राह में कुर्बान हुए, वो तो हाइट ऑफ अमन है क्या नहीं। और जो उनको तो दर्जा मिल जाए आखिरत में, आप और हमको कहाँ मिल रहा है। मैं तो हर रोज़ दुआ करता हूँ, हर रोज़ दुआ करते, या अल्लाह मेरे माल और मेरी जान तेरे राह में कुर्बान हो जाए, हर रोज़। तो सच्चा मुसलमान मौत से डरता है, वो सच्चे मुसलमान है। तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो गाज़ा में हो रहा है वो टेस्टिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, सारे इंसानों का टेस्ट है। और जो पास हो रहे वो गाज़ा के लोग, हम फेल हो रहे। अल्लाह ताला ये देखना चाहता आप क्या कर रहे गाज़ा के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ गाज़ा के लिए, मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, आप समझे, आप कर रहे क्या नहीं। तो अल्लाह ताला उनका रोल मेरे नज़दीक वो 95% सब पास होने वाले और हाई नंबर्स से, हम 95-99% लोग फेल होने वाले, आप समझिए ना। सर मुसलमान दुनिया जो है डॉक्टर साहब, ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपसे अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, फेलियर नहीं है लीडरशिप का मुस्लिम वर्ल्ड का। जो कुछ गज़ा में हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लेबनान में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, इराक में जो कुछ हुआ है हम कुछ नहीं कर सके, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ थे वो, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया ने मज़े से पढ़े बैठ के, वो UN की रेजोल्यूशन थी उनका करते रहो। नो सोल्यूशन मुस्लिम वर्ल्ड के पास तो हाल ही कोई नहीं है। सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। सोल्यूशन है हमारे पास, हम अमल नहीं कर रहे। और एक चीज़ है कि वी शुड फॉलो इस्लाम एज अ होल, नॉट पार्टली। तो हर इंसान, हर मुसलमान समझता है मैं इस्लाम को मुकम्मल फॉलो कर रहा हूँ, आप समझे ना। ये मुसलमान की गलत फहमी है। मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप समझते आप कर रहे। तो अगर फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की सीरत और कुरान हदीस की रोशनी में। हर मुसलमान अपने हिसाब से अगर पूछेंगे ना, वो समझता मैं 95% तो फॉलो करता हूँ, कर रहा है ना सिर्फ 5%, आप समझे ना। तो जो आदमी अगर गाज़ा के लिए बात करेगी बाकी चीज़ फॉलो, नमाज में पढ़े क्या फ़ायदा, आप समझे ना। तो देयर इज़ अ लेवल। तो आज की जो हालत है मुसलमान की, वो हालत है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान की आयत ये भी है, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान एंड प्लॉटेड, कुफ़ार लोग ने प्लानिंग की और प्लॉट की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अगर ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, जिस दिन इसराइल लोग ने अगर कत्ल करना शुरू किए, अल्लाह ताला चाहता तो फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता था कि नहीं। आज मुझे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, एक दिन में जिताना कि 1 साल के बाद ये हालत है, ये बेटर है। डॉक्टर साहब लेकिन जो ये तबाही का रास्ता है मुसलमानों के लिए, हम तालीम में पीछे रह गए। आपको अभी ये जो लेबनान के अंदर या हिजबुल्लाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं, डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो जो इजरायली कंपनीज ने बनाई हुई हैं या उन्हीं मुल्कों के सप्लायर्स जो है उनको मुहैया कर रहे हैं, वो ब्लास्ट हुए हैं, उनके लोग भी मारे गए। टेक्नोलॉजी के लिए हम उधर देखते हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार उधर से देखते हैं, आपको जहाज़ चाहिए बमबारी करने के लिए जहाज़ उनसे आप खरीदते हैं। तो हम खुद मुस्लिम दुनिया क्या कर रहे हैं, हमने या दीन को फॉलो नहीं किया तो या हम जहालत का शिकार हो गए, कुछ हमने गलत काम किया। नहीं किया। देखो दीन को फॉलो करने के लिए हर आदमी सिलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, हर मुसलमान सिलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, दीन को मुकम्मल बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप समझिए ना। और हर आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। अगर दीन को पूरा फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए, भाई नमाज भी पढ़ना चाहिए, पहले पिलर्स आते हैं, अपने दिल में तौहीद होना चाहिए। अगर दिल में तौहीद ने नमाज ने फॉलो करा, बोलते कि मैं फ़लस्तीन के लिए तकरीर है, क्या फ़ायदा, आप समझे ना। जिस तरीके अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अलाउड है, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें कई तफसील है। तो हम देखते हैं कि मुसलमान कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ले। अभी जो आदमी बात कर रहे हैं फ़लस्तीन को, वो बाकी चीज़ फॉलो कर रहा है क्या। अभी वो फ़लस्तीन जा नहीं सकता, बोलते मैं जान देने को तैयार हूँ, नमाज़ पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में जा रहे हैं, जान देने को तैयार है। तो इट इज़ अ हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी, आप समझिए ना। तो आप देखेंगे अगर आप अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे दीन को, आप हमेशा खुश रहेंगे। देयर इज़ नो चांस ऑफ यू बीइंग सैड एट ऑल। डॉक्टर साहब लेकिन जो मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे है, अब मेडिकल साइंस में जितनी नई इन्वेंशन है वो उधर से आ रही है, अद्वियात नहीं बन रही है उधर से आ रही है, वायरस के लिए वैक्सीन बन रही है। ये बोलना कि टेक्नोलॉजी में पीछे है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यस, हम और आगे हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। खराबी कहाँ से शुरू हुई? खराबी शुरू हुई, हम अपने कुरान और हदीस से दूर जाने लगे। जब सहाबा थे, ताबाइन थे, तब ताबाइन थे, हम दुनिया पे टॉप पे थे, आप समझे ना। हम जब कुरान और हदीस को दूर करने लगे तो यह हो रहा है हमारा। आज हमारे पास पैसा है, ब्लैक गोल्ड है क्या नहीं, सबसे रिचेस्ट लोग मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम। वो फोर्ब्स की लिस्ट के ऊपर जाओ मत आप, वो पूरी फिक्टिशियस है,
Muslims are much richer. The problem is that we are not following Quran and Sunnah. आज की जो मुसलमान की हालत है वो हदीस में की गई है। तो मेरे नज़दीक मैं कहूँगा ये अल्लाह का प्लान है। क्यों मैं कहता हूँ कि दे आर बेटर ऑफ? क्योंकि आज की तारीख में इतने साल 75 ईयर्स हो चुके, बहुत से गैर मुसलमान को ये लगता था कि फ़लस्तीन गलत है। 90% लोग को, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, और 10% शायद कहते थे पर फ़लस्तीन सही है। 90% कहती थी कि इजराइल सही है। अगर एक दिन में फ़लस्तीन जीत जाती थी, इन लोग कंटिन्यू होते थे अपने ख्यालात पे। आज ये हिस्ट्री में पहली बार है कि जेनोसाइड इज बीइंग लाइव टेलीकास्ट। बहुत से जेनोसाइड पहले हुए, हिटलर ने भी किया, लेकिन वो सब जेनोसाइड के बारे में हमको फोटोग्राफ मिलते, सबूत मिलता है कई साल बाद, कई महीने बाद, कई हफ्ते बाद। ये दुनिया का सबसे पहला जेनोसाइड है जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो बहुत से गैर मुसलमान ये सोचते हैं ये कैसे लोग हैं फ़लस्तीन के लोग, उनके बच्चे का कत्ल हो रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे। हमारे लिए इबरत, हमारे लिए एक लेसन है। हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, साहबा का ईमान क्या है आज तो नज़र नहीं आता है। वो देखते हैं कि वो माँ का बेटा शहीद हो रहा है, वो बोलते 10 बेटे तो मैं शहीद कर लूँगी। तो क्या ईमान है उनका? तो हमें पता चलता है कि हदीस के बारे में साहबा का ईमान क्या था। तो हम जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो हमारे लिए एक मिसाल है मुसलमान के लिए। गैर मुसलमान सोचते ये कैसा मज़हब है, ये कैसा दीन है, जो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे। तो ये एक दावती मैदान का सही मिसाल है जहाँ तक कि उनका सब होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है ये जानने के लिए कौन इंसान सबसे बेहतरीन है। तो ये ज़िंदगी एक टेस्ट है। मुसलमान इस दहशतगर्दी से निपटें कैसे? कुरान और हदीस पे कैसे बताइए, क्या करें? कुरान पढ़े, कुरान पे अमल करें। कुरान वो भी पढ़ रहा है जो वाक़े कर रहा है, वो भी कुरान पढ़ रहा होता है। वही तो कह रहा हूँ ना, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, कुरान पे पढ़ेंगे, अमल करेंगे। और मैं कह चुका हूँ हर मुसलमान समझता है कि मैं अमल कर रहा हूँ 95%।